हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। देखो, हमेशा चॉइस आपके हाथ में होती है, या तो आप परिस्थितियों से लड़ो और उनको बदलो, ठीक है, अपना जो भी आपको भविष्य चाहिए उसके लिए आप लड़ो, ठीक है, संघर्ष करो, या फिर जो जैसा चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो और जो आपको मिला है उसी में संतुष्टि रख लो, ठीक है। तो चॉइस आपके हाथ में है। आपको या तो एक फाइटर स्पिरिट दिखाते हुए, लड़ते हुए, स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी बदलनी है, परिवर्तित करनी है, या फिर जो जैसे है ठीक है, चलता है, ये एटीट्यूड रख के बस जो हम जी रहे हैं वो ठीक है, ऐसे जीना है, ठीक है। तो हमेशा आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, कोई बाहर से आके आपकी ज़िंदगी नहीं चेंज करने वाला। जो भी चेंज करना है वो आपने खुद ने चेंज करना और आपके ही हाथ में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस मस्ट बी इन प्लेस वाइल कार्विंग थ्रू माउंटेन्स, यानी कि जब आप पहाड़ी इलाकों में कुछ कार्विंग वगैरह करें, वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने की कोशिश करें, तो उस टाइम पे आपको अत्यधिक सावधानी, एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, पहाड़ी इलाका है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी भी पहाड़ियों को हिलाते हैं, मैंने आपको पहले जब हिमाचल वाला इंसिडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हिमाचल में जो इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने तभी बताया था कि पहाड़ी इलाके होते हैं, जो पत्थर है वहाँ का, चट्टाने हैं, अगर उस पर आप एक जगह पर ड्रिलिंग करते हो, पूरा पहाड़ कमज़ोर होता है, और उस कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो ट्री प्लांटेशन है वो भी बेसिकली सॉइल को पकड़ के रखता है। अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ट्रीज़ को हटाएंगे, दैट मीन्स वो सॉइल जो है वो वीक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और लूज सॉइल, आप रेत को देखेंगे, ढीली होती है, लूज होती है, तो वो ढह जाती है, बह जाती है। इसीलिए रेत की टीलों के ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। 10 कदम आगे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने शायद 4 ही कदम लिए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। Sunday went by, and while a day of rest for many, it marked 2 weeks since 41 construction workers बोल रहे हैं संडे गुजर गया, ठीक है। और जबकि ज़्यादातर देशवासियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये संडे जो था एक रेस्ट करने का दिन था, लेकिन इस संडे के ख़त्म होते ही 2 हफ्ते हो गए जब 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग अ टनल एज पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक टनल बना रखे थे, जो कि हमारी एक महत्वाकांक्षी रोड्स को वाइड करने का, चौड़ा करने का एक परियोजना है, उसके लिए वो टनल्स बना रहे थे, गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, वो उस टनल में फंस गए। देयर इज अ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। When reports of mishap first came in, nothing in the preliminary assessment by state authorities suggested that this would be such a drawn out and challenging exercise। बोल रहे हैं कि जब ये शुरुआत में दुर्घटना जब ये हुई थी, जब शुरुआती इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम पे जो भी प्रारंभिक असेसमेंट, मूल्यांकन किया जा रहा था कि अच्छा इतना मलबा है, इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतना लंबा, ड्रॉन आउट, मतलब इतनी लंबी खिंचने वाली और इतनी चैलेंजिंग, इतनी कार्य बन जाएगा। द सिल्कयारा बेंड टनल इज अ पार्ट ऑफ द चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड दैट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी to the religious pilgrimage sites of गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये है सिल्कयारा बेंड टनल, ये बनाया जा रहा था वहाँ पे, और ये 4 धाम एक परियोजना प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में एक 4 धाम परियोजना प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। और इसके तहत में क्या किया जा रहा है, जो 4 रिलीजियस तीर्थ स्थल है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको कनेक्ट करने का प्लान है ये, ठीक है, कि वाया होके नहीं, इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, जिससे शॉर्टेस्ट रूट से वहाँ पे पहुँचा जा सके। The trapped workers were extending National Highway 134 to cut travel time by an hour। जो यहाँ पे वर्कर्स फंसे हुए हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये नेशनल हाईवे 134 जो है उसको एक्सटेंड करते, बढ़ा रहे थे, ताकि 1 घंटे का ट्रैवल टाइम कम किया जा सके। नाउ
Hundreds of hours have been spent in what so far appears to be a slapdash rescue operation. बोल रहे हैं कि लेकिन अब वो तो देखो, वो तो जो भी तीर्थयात्री हैं उनका टाइम 1 घंटे से कम करना चाह रहे थे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या हुआ कि उनको रेस्क्यू करने में ही 100 से भी ज़्यादा घंटे लग गए, जो कि ऐसा देखा जा रहा है कि स्लैपडैश मतलब बड़ा ही लापरवाह, बड़ा ही केयरलेस काइंड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन एक चल रहा है. The entrapped workers and their families are undergoing extreme physiological stress. अब जाहिर सी बात है, not physiological, psychological. तो बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं और उनके जो परिवार हैं वो बहुत ही गंभीर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. जाहिर सी बात है, नहीं पता किस वक्त किसके परिवार के सदस्य का वहाँ पे अंतिम क्षण हो, किसको क्या खबर सुनने मिले हर पल. और जिस परिवार के एक भी सदस्य पिछले 2 हफ्ते से एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे उनके पास खाने पीने की सुविधा नहीं है, यू नेवर नो कब चट्टान घिस जाए, क्या पता कोई जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा, उस परिवार की तो हर पल मौत हो रही है, राइट. In hindsight, all this suggests that this was a project that ought not to have commenced in the first place. बोल रहे हैं अब अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी, जिसको हमें कमेंस ही नहीं करना चाहिए था. Even prior to this mishap, environmentalists, scientists and local residents had raised concerns about the चार धाम परियोजना. बोल रहे हैं अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से, ये प्रोजेक्ट ने, ये जो दुर्घटना हुई है इसके होने से पहले ही एनवायरमेंटलिस्ट ने, साइंटिस्ट ने और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सब ने चिंता जाहिर करी थी इस चार धाम परियोजना के लिए. द प्रोजेक्ट which involves widening 900 kilometers of roads via tunnels, culverts, bypasses and bridges. बोल रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है, चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जा रहा है, 900 किलोमीटर का जो रोड है उसको चौड़ा किया जा रहा है, उसके साइड में शायद टनल्स लगाए जाएंगे, कल्वर्ट्स होते हैं जो एक डक टाइप, ड्रेनेज टाइप का सिस्टम बनाया जाता है, नाली टाइप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो नालियाँ बनाई जाएंगी, बाईपासेस बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ठीक है, केवल रोड को चौड़ा करने के लिए. ये कहा जा रहा है has long been criticized because it involves carving through Himalayan mountains. इसको बड़े लंबे समय से क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि इसके अंतर्गत हमें हिमालयन माउंटेन्स के अंदर कार्विंग करनी पड़ी थी, उनके अंदर में खुदाई और कुछ काट फाट करनी पड़नी थी. In ways that greatly increase the chances of landslides and associated disasters. और ये सब काट छाट, ये जो सब कार्विंग जो है ये इस तरीके से की जा रही थी जिसके तहत लैंडस्लाइड्स और उससे जुड़े हुए बाकी खतरे जो है वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाले थे. While the project was finally approved by Supreme Court in the interests of national security, the government adopted the unusual measure of avoiding a comprehensive environment impact assessment. बोल रहे हैं कि हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रूव किया गया था देश के नेशनल सिक्योरिटी के हित में, ठीक है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था. लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही अनयूजुअल, जैसा कि आमतौर पे देखा नहीं जाता, वैसी घटना क्या हुई कि सरकार ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का जो वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से उन्होंने सरासर सिरे से खारिज कर दिया, अवॉइड कर दिया ऑफ द चार धाम परियोजना बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट वेंचर्स. क्यों? क्योंकि उनने उसको, अभी पूरा प्रोजेक्ट था 900 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट था, तो उनने क्या किया, 900 किलोमीटर्स के प्रोजेक्ट को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इतना टुकड़ा इतना टुकड़ा इतना टुकड़ा. तो वो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है उसको उन्होंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में कि इस साल हम इतना काम करेंगे, अगले साल हम इतना करेंगे, हम ये पूरा 900 किलोमीटर एक साथ नहीं करने वाले. ऐसे करके कुछ भी उन्होंने XYZ रीज़न दिया होगा पर उन्होंने सिरे से नकार दिया. The peril of
डूइंग सो इज प्रिसाइसली वॉट हैज अनफोल्डेड। अब इसका जो खतरा था वो अब सामने आया है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से अब हमारे सामने प्रकट हो गया है। दैट द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। कि बोल रहे हैं कि क्या हमारे सामने आया है कि ऐसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स अगर ऐसे फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक, वीक इकोसिस्टम्स में करेंगे तो उसके लिए उत्तरदायी होना भी जरूरी है और उसके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है। दिस is certainly not to suggest that engineering projects in the Himalayas are in principle flawed। बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालयन रीजन में हम लोग कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कर नहीं सकते, वो दोषपूर्ण होगा अगर हम वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करें तो। ऐसा नहीं है। अब आप अगर शिमला वगैरह साइड जाएंगे, इनफैक्ट जो टॉय ट्रेन आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, क्या वो हमने आज के दौर में बनाई हैं? अंग्रेज़ों के टाइम से बनी हुई हैं वो टॉय ट्रेन्स वगैरह। और वो जो रेलवे ट्रैक्स है उनका प्रॉपर तरीके से रख रखाव, इनफैक्ट आप कई जगहों पे ना हिमाचल और शिमला, कुल्लू मनाली, इन जगहों पे देखेंगे तो कुछ ऐसे टनल्स, कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स इस तरीके से वहाँ पे कार्व किए गए हैं कि वो टस से मस नहीं हुए। रेलवे ट्रैक जो है वो सड़ चुका है, गल चुका है, बट वो टनल्स जो हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। और आप हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ में देखते होंगे इतने बड़े बड़े ब्रिजेस पानी के ऊपर बना दिए गए। इनफैक्ट दुबई में तो पानी के ऊपर पूरे आइलैंड्स बना दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं जा सकते, वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, बट फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उस तरीके के आपको सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे जिसका खर्चा बहुत आएगा। और हम क्या सोचते हैं, जो कम से कम टेंडर में देगा हम उसको टेंडर देंगे, जो जिसका सबसे लोएस्ट बिड होगी हम उसको टेंडर देंगे, हम ये सोचते हैं। The smoother roadways and newer economic opportunities that they may bring or are worthwhile considerations। बोल रहे हैं अगर हमें इसके रोडवेज को स्मूथ बनाना है और हमें वहाँ पे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कंसिडर करनी है, वहाँ पे पहुँचानी है, तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें कुछ चीज़ें अपने सामने, अपने जहन में लानी पड़ेंगी, कंसिडर करनी पड़ेंगी। एंड इट इज़ प्रिसाइसली टू वे द रिस्क्स अगेंस्ट द बेनिफिट्स दैट द EIA एग्जिस्ट। बोल रहे हैं और ये बिल्कुल प्रिसाइसली, बिल्कुल सटीक तौर पे वे अगेंस्ट, यानी कि तुलना कर रहा होगा जो रिस्क्स हैं उनके विपरीत में। यानी कि EIA जो है उसने अगर कुछ रिस्क्स बताए हैं तो उनके विपरीत ये इसके बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। Despite several instances of roads being washed away and dams breached, there is still the lack of an awareness that infrastructure development in fragile terrain requires much greater scrutiny। पूरे हालांकि बहुत ऐसे दफ़ा हमारे सामने इंसिडेंट्स आए हैं जब रोड्स, पूरे के पूरे रोड्स बह गए हैं, उसके अलावा डैम्स वगैरह जो है वो टूट जाते हैं, ब्रीच हो जाते हैं। देयर इज स्टिल, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसे फ्रेजाइल, ऐसे नाजुक टेरेन्स में, नाजुक इलाकों में इसके प्रति अवेयरनेस बहुत कम है और इसके प्रति और ज़्यादा हमें गहराई से जांच करनी चाहिए। इसमें हमारे एक्सपर्टीज़ जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, हमें इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। एंड देयरफॉर मच हायर कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी दैन सिमिलर एक्सरसाइजेज इन द प्लेन्स एंड सिटीज़। अगर आपको पहाड़ी इलाकों में करना है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, जो कि प्लेन में इसी तरीके का प्रोजेक्ट हमें प्लेन्स में बनाना हो तो उसमें इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जितनी पहाड़ी इलाकों में आएगी। The Silkyara tunnel disaster must serve as a touchstone against which future projects will be evaluated। तो बोल रहे हैं ये जो सिल्क्यारा प्रोजेक्ट है ये एक टचस्टोन की तरह होना चाहिए, यानी कि टचस्टोन मतलब कि हाई पॉइंट जो हो गया, फाइनल पॉइंट की, इसके आगे जो बोलते हैं ना कि ये एक मेजरिंग नंबर है, मापदंड है, ये उसकी तरह होना चाहिए जिसके आगे कोई भी हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाए तो हमें इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें हमसे क्या गलतियां हुई थी, क्या कमियां हुई थी और हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में होनी चाहिए।
तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन द सिलक्यारा बेंड टनल इज अ पार्ट ऑफ द चार धाम परियोजना इन उत्तराखंड दैट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू द रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक कि ये प्रोजेक्ट है क्या। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक कहीं पे भी नहीं है टोन। ऑप्टिमिस्टिक बताइए तो इसमें कुछ पॉजिटिव आपको दिख रहा है? नहीं ना। क्रिटिकल नहीं है, पेसिमिस्टिक नेगेटिव भी नहीं है, तो ये केवल न्यूट्रल एक टोन है। ऑप्शन सी न्यूट्रल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो मेन थीम है जो हमारे पास सामने ऐसे नाजुक एनवायरनमेंट्स में, नाजुक इकोसिस्टम्स में डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज इन उत्तराखंड, तो हमने वो धार्मिक यात्रा की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा नहीं की है ना, तो इनकरेक्ट है। द चैलेंजेस एंड रिस्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following inferences can be drawn about the state authorities' initial response to सिलक्यारा टनल इंसिडेंट? बोल रहे हैं कि कौन सा यहाँ से हम मापदंड है, मतलब है, मीनिंग है, वो निकाल सकते हैं कि स्टेट अथॉरिटीज़ की जो इनिशियल रिस्पॉन्स रहा इस टनल इंसिडेंट के बारे में। द स्टेट अथॉरिटीज वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी ने भी इतना ये नहीं अंदाजा लगाया था कि इतना लंबा समय लग जाएगा। द स्टेट अथॉरिटीज अंडर एस्टिमेटेड द सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द रेस्क्यू एफर्ट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि उन्हें अंडर एस्टिमेट करा, उन्हें इतना अंदाजा नहीं लगाया था। और इनफैक्ट अभी भी कोई भी मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि बस अगले 24 घंटे में निकल जाएंगे, अगले 24 घंटे में निकल जाएंगे। वो 24 घंटे करते 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 2 हफ्ते हो चुके हैं, राइट। तो किसी को भी अंदाजा नहीं है कि अभी भी वो मजदूर कब निकलेंगे। बेस्ड ऑन द पैसेज, बस यही दुआ करते हैं कि जब तक हम ये लेक्चर आप तक पहुंचे तब तक वो सारे मजदूर सेफली अपने अपने परिवारों से मिल पाए और निकल जाएं वहां से सही सलामत। Based on the passage, what can be inferred about the impact of the सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट on the workers and their families? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि इस सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट का वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमने बोला ना कि उनके लिए बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का एक माहौल बन गया है। The project has been a source of stable employment and economic growth for the workers and their families. तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं करी है, सो ये इनकरेक्ट है। द प्रोजेक्ट हैज़ कॉज्ड मिनिमल डिस्ट्रप्शन, मिनिमल तो हुआ ही नहीं है। अब आप कैसे बता सकते हैं कि किसी का एक सदस्य, किसी परिवार का एक सदस्य उस जगह पे फंसा हुआ है तो उनके लिए वो कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कम से कम दुखद खबर है, उनके लिए तो सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी होगी वो, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। द प्रोजेक्ट हैज लेड टू सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फॉर द ट्रैप्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what is the primary concern associated with the चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट? ये मुख्य तौर पे क्या कंसर्न जुड़ा हुआ है इस चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट से? तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने पहले ही बताया था ना कि भाई इस प्रोजेक्ट से लैंडस्लाइड्स और उससे जुड़े हुए जो बाकी डिजास्टर्स हैं उनके खतरा और बढ़ जाएगा। ये चीज़ उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दी थी। द प्रोजेक्ट इज सोलली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, की इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिना कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कंसिडर करें। तो ये इनकरेक्ट है। थोड़े बहुत किए होंगे, नज़रअंदाज भी किए होंगे, बट ये नहीं बोल सकते कि वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। The Supreme Court's approval of the project disregards नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते ही इसको अप्रूव करा है, तो वो डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स ड्यू टू द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द हिमालयस, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि इसमें लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि ये हिमालयस में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की जा रही है जिसमें बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। What unusual measure did the government adopt for the चार धाम परियोजना that is criticized in the passage? बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक अनयूजुअल सा यहाँ पे तरीका इख्तियार किया है इस प्रोजेक्ट के लिए जिसकी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो उन्होंने EIA असेसमेंट को सिरे से नकार दिया, ठीक है, और उसको कंसिडर नहीं करा, यही किया उन्होंने अनयूजुअल।
द गवर्नमेंट कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि नहीं किया गया, इनकरेक्ट है. द गवर्नमेंट अप्रूव द प्रोजेक्ट विदाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव EIA by dividing it into smaller independent ventures. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चूज द सिनोनिम ऑफ फॉर मिसहैप. मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है. सक्सेस, किसी चीज में काबिल हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना. एक्सीडेंट, दुर्घटना. ऑप्शन बी एक्सीडेंट इज करेक्ट. फ्रैजाइल, फ्रैजाइल मतलब बहुत नाजुक, कमजोर. इसका एंटोनिम बताना है, तो नाजुक कमजोर का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, मजबूत यानी कि. डेलिकेट, कमजोर. स्टर्डी मतलब मजबूत, बहुत ही स्टर्डी, ये टेबल बहुत स्टर्डी है यानी कि बहुत मजबूत है. वीक, कमजोर. सेंसिटिव, इमोशनल. ऑप्शन बी स्टर्डी इज करेक्ट. ऑस्टन केप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑस्टन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. केप्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब. और द केक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द केक. अब केप्ट पास्ट की बात है ना, पहले उसने रखा था, तो द केक वॉज केप्ट. वॉज क्यों आएगा? क्योंकि केक सिंगुलर है. केप्ट, अब वॉज केप्ट किस में रखा गया था? इन द रेफ्रिजरेटर. और किसके द्वारा रखा गया था? बाय ऑस्टन. ठीक है. द केक इज केप्ट, इज पास्ट की बात है. द केक वॉज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाय ऑस्टन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. The new employee was quickly promoted due to their hard work and dedication. अब नया एम्प्लॉय कोई एक है, अगर बहुत सारे होते तो एम्प्लॉयज होता, ठीक है. द न्यू एम्प्लॉयज, और वॉज की बजाय क्या होता? वर होता. वॉज से हमें समझ में आ गया सिंगुलर है, तो ड्यू टू देयर नहीं आएगा, ड्यू टू हिज आएगा. हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. तो ड्यू टू देयर की बजाय ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The nation has flourished a lot in many areas during last 7 decades. बोल रहे हैं जो देश ने बहुत तरक्की करी है, प्रगति करी है बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे फील्ड्स में पिछले 7 सालों में. 7 डेकेड्स, पिछले 7 दशकों में, यानी कि 70 सालों में. दशक 10 का होता है और सेंचुरी 100 की होती है. ठीक है. तो दशक से और 7 दशक बोल रहे हैं, मतलब कि 7 × 10 70. सो द ट्रूथ इज परहैप्स पार्शियल नेग्लेक्ट एंड इनसिग्निफिकेंट प्लेस गिवन इन द बजटरी एलोकेशंस बाय द रूलिंग गवर्नमेंट्स. बोल रहे हैं कि जो हकीकत है वो शायद ये है कि इसको पार्शियली नेग्लेक्ट कर दिया गया, कभी कभार नेग्लेक्ट कर दिया गया, या इतना ज़्यादा गौर नहीं किया गया. और इनसिग्निफिकेंट प्लेस यानी कि इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता. इसको शायद कि हाँ पहले मेरा फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये सारे हो जाएंगे, फिर मैं इसको देखूंगा. कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है, बट किसके बारे में बात की जा रही है वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा. बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके द्वारा. But the biggest ever challenges of healthcare and education are still not achieved in their true sense. लेकिन जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था हेल्थ केयर और एजुकेशन का, उसमें अभी भी हम लोग ट्रू सेंस में सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं, या वो जो चैलेंज था उसको अचीव नहीं कर पाए हैं. ठीक है. तो हम समझ पा रहे हैं कि ए जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें हमारे देश के बारे में बात की गई है कि पिछले 70 सालों में हमारे देश ने बहुत प्रगति करी है. लेकिन उसी का कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहे हैं कि लेकिन फिर भी 2 सेक्टर्स ऐसे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन, जिसमें हमारे अभी भी सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी बने हुए हैं. तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट. स्पेसिफिक रीजंस आर पार्शली नोन एंड द रेस्ट इज स्पेकुलेशंस अबाउट. बोल रहे हैं कि कुछ रीजन तो जो एकदम जो ठोस कदम है, ठोस जो रीजन है वो तो हमें नहीं पता है, वो तो हम पूरी तरीके से नहीं जानते, और बाकी जो है हम कुछ स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं अबाउट द ट्रूथ इज परहैप्स पार्शियल नेग्लेक्ट. जो हम स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि असल में क्या कहानी है, क्यों हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, वो ये हो सकता है कि उनको कई दफ़ा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उनकी प्लेसिंग जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. मतलब बाकी चीज़ों का बजट एलोकेट होने के बाद में इनके ऊपर ध्यान जाता है कि अच्छा जो बचा कुचा है वो अब इधर डाल देंगे. ठीक है. शायद ये हो सकता है. ठीक है. तो 1 और 2 हो गया, 3C D हो जाएगा, और 4 जो है वो B हो जाएगा. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है ACDB. ए से ऑप्शन A है, ACBD, ये ACBD है, हमें ACBD नहीं चाहिए. ये D से है, ACDB. ऑप्शन C इज करेक्ट.
मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब अडॉप्टेड का हमें एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे लगा है कि कुछ नियम, कुछ मेजर्स, कुछ तरीके का पालन किया जा रहा है, ठीक है। अडॉप्ट करना मतलब पालन करना, यहाँ पे पता चल रहा है अपनाना, तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, नहीं अपनाना, रिजेक्टेड। ऑप्शन ए रिजेक्टेड इज करेक्ट। हेडेड मतलब उसका जो हेड है, उसका जो कोई भी टीम है उसका हेड है, कोई भी कमेटी है उसका जो हेड है, ठीक है, वो मुख्य जो सदस्य होता है, मेन जो उसका लीडर होता है, उसको बोला जाता है हेडेड बाय। दिस कमेटी वॉज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, और इंडक्टेड मतलब शामिल करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिजेक्टेड इज करेक्ट। द मोस्ट डैश क्रिएचर एज फार एज अमित इज कंसर्न्ड इज अ वॉलरस। बोल रहे हैं कि जो मोस्ट सबसे ज्यादा डैश क्रिएचर है, जीव है अमित के नजरिए से, वो है वॉलरस। तो डिस्पेकेबल, डिस्पेकेबल कोई वर्ड नहीं होता, डिस्पिकेबल होता है, ठीक है। डिस्पेकेबल नहीं होता, डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो कि आपकी हेट, आपकी निंदा डिजर्व करता हो। तो अमित शायद हो सकता है वॉलरस से नफरत करता हो, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वो डिस्पिकेबल है, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, तो जानबूझ के कोई क्रिएचर तो नहीं हो सकता। डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब कि डिसीटफुल के स्पेलिंग भी गलत है, DECI, तो ये मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि स्पेलिंग एरर है। और डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के वाला क्रिएचर नहीं हो सकता, तो डेस्पिकेबल यानी कि नफरत करने योग्य, घृणा करने योग्य जो क्रिएचर है अमित के अनुसार, वो है वॉलरस, ठीक है। वॉलरस एक होता है ना सील जैसा, जिसके लंबे से दांत होते हैं, वो होता है वॉलरस। आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब वो सुबह से चल रहा है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, मैं सुबह से क्रॉस रोड वाले गार्डन में चल रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? आई एम की बजाय आई हैव बीन वॉकिंग, क्योंकि वो सुबह से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो आई एम वॉकिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन वॉकिंग इन दी, आई एम की बजाय आई हैव बीन। ही वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द सेंचुरी। वो किसी भी दूसरे फिजियोलॉजिस्ट जो भी थे उनमें से सबसे ग्रेट था। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में बोलना है तो ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट वर एज ग्रेट एज हिम, तो उसके जैसा तो कोई भी नहीं था ना। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ ऑल। ही as a physiologist in the country was among the greatest people। तो वो फिजियोलॉजिस्ट था, सबसे ग्रेट लोग नहीं था, ठीक है। नो अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द सेंचुरी was as great as he was। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पेसिफाई द इशू ऑफ फेमिनिज्म इन योर ओन वर्ड्स। अब इसमें स्पेसिफाई का सिनोनिम बताना है, तो स्पेसिफाई मतलब डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, बताओ कि फेमिनिज्म, आपके शब्दों में फेमिनिज्म क्या है। तो ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, रिफ्यूट, रिफ्यूट मतलब किसी चीज को खंडन करना, क्रिटिसाइज निंदा करना, और डिफाइन मतलब उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताना। सो ऑप्शन डी डिफाइन इज करेक्ट। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, एक छोटा सा पावर नैप ले लेना, छोटे से देर के लिए छोटी सी नींद ले लेना। अ स्मॉल टॉक, इनकरेक्ट। अ प्रिकैरियस सिचुएशन, इनकरेक्ट। अ शॉर्ट नैप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है कोई चीज जो अयोग्य हो, जो काबिल नहीं हो, अनस्किल्ड हो, तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? अडोरेबल, अडोरेबल मतलब बहुत प्यारा। काइंड मतलब दयालु। स्किलफुल, स्किलफुल मतलब कुशल। अब कोई चीज अयोग्य है और दूसरा कोई चीज स्किलफुल है, सो ऑप्शन सी स्किलफुल इज करेक्ट। एलिगेंट, शालीन, बहुत ही शिष्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सो यहाँ पे ऑप्शन सी स्किलफुल इज करेक्ट। द पियन वॉज द विल पोस्ट द लेटर। पियन जो है वो लेटर पोस्ट कर देगा, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या है? द लेटर विल बी पोस्टेड बाय द पियन। द लेटर हैज बीन, कर नहीं दिया है, वो कर देगा, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। द लेटर वुड हैव बीन, कर दिया जा सकता था, इनकरेक्ट। द लेटर विल बी पोस्टेड बाय द पियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द स्मेल ऑफ डैश फॉर्मली मतलब होता है पहले से ब्रू किया गया, तो पहले से ब्रू की गई कॉफी की जो स्मेल है वो वेफ्टेड थ्रू द एयर, वो हवा में फैलती है, बेकनिंग हिम टू स्टार्ट हिज डे, जिसकी वजह से वो अपने दिन की शुरुआत कर पाता है। तो बोल रहे हैं अब पहले से ब्रू की गई कॉफी की नहीं होगी ना, बाद में ब्रू की गई यानी कि हाल फिलहाल में, तो हिटहर्थो मतलब होता है अब तक, क्विकली मतलब जल्दी, प्रिजर्व्ड मतलब संरक्षित, और सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में, लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स। तो जो आफ्टरवर्ड्स में बाद में कॉफी ब्रू की जाती है उसकी जो खुशबू है वो हवा में फैलती है, जिसकी वजह से उसके दिन की अच्छी शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होते हैं ना कुछ लोगों को कॉफी की खुशबू से या चाय की खुशबू से या बेड टी पी के ही दिन की शुरुआत होती है। Seasonal winds are a natural phenomenon that dash weather patterns across the globe. Seasonal winds जो मौसम के अनुरूप जो winds होती हैं, हवाएं होती हैं, वो एक natural phenomenon है, यानी कि नेचर में होने वाली एक नेचुरल घटनाक्रम है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बनते हैं या चेंज होते हैं। These winds are caused by the sun's unequal heating of the earth's surface, which creates differences in the temperature and pressure between different regions. अब क्या है कि हमारी धरती जो है इस तरीके की है, टिल्टेड नॉर्थ पोल, और इधर है सन, तो सन की ज़्यादा जो हीट है वो ऐसे जाती है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि साउथ पोल पे तो बिल्कुल ही कम पहुंचती है, और इक्वेटर सबसे ज़्यादा हॉट होता है, और नॉर्थ पोल पे भी थोड़ी बहुत पहुंचती है। तो अब क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और धरती 24 घंटे में एक रोटेशन लगाती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है अपनी धुरी पर, तो वो क्या हो गया, सन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा गर्म, यहाँ पे ठंडा, यहाँ पे ठंडा, तो इससे क्या होता है, हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। इनफैक्ट केवल हवा नहीं होती, जैसे आप जब पानी उबाल रहे हैं तो जैसे आपने गैस के ऊपर रखा है तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पानी है ना वो उबल के ऊपर आएगा, फिर ऊपर वाला पानी जो ठंडा होगा वो नीचे जाएगा, अपना हीट लेके फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके के सर्कुलर मोशन में काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता है, जो भी एनर्जी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि सन अनइक्वली हर्ट्स अर्थ सरफेस को हीट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में, प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अलग अलग रीजन्स में। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज कॉजेज सीजनल विंड्स टू फॉर्म। तो ये जो हवा है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है, उसकी वजह से सीजनल विंड्स बनती हैं, एंड देयर डायरेक्शंस एंड इंटेंसिटी डैश डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन। और उनका जो डायरेक्शन और इंटेंसिटी है कि कितनी तेजी से जाएगा, किस दिशा में जाएगा, वो सब उस रीजन और सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स इज द मानसून। सबसे जो महत्वपूर्ण सीजनल विंड्स हैं वो है मानसून विंड्स, विच अफेक्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया ड्यूरिंग समर मंथ्स, जिसकी वजह से साउथ एशिया के समर महीनों में बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। दिस विंड सिस्टम ब्रिंग्स मच नीडेड रेन टू द रीजन। अब आपको पता है मानसून में क्या होता है, बारिश होती है, तो ये जो विंड सिस्टम है ये उस दौरान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो क्या है, बारिश, उसको लेकर आता है इस रीजन में। बट इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स, जो कि हमने इस बार के मानसून में हिमाचल का हाल देखा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है, कई दफ़ा फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है। अदर सीजनल विंड्स इंक्लूड द हार्मेटन एंड इन वेस्ट अफ्रीका। अब ये दूसरी तरीके की, जैसे मानसून है वैसे हार्मेटन है, कहाँ पे पाई जाती है, वेस्ट अफ्रीका में, विच इज अ ड्राई डस्टी विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सहारा डिजर्ट टुवर्ड्स द अटलांटिक कोस्ट। ये सूखी, खुश्क और धूल से भरी हुई हवाएं हैं जो कि सहारा डिजर्ट से अटलांटिक कोस्ट की तरफ जाती हैं। इसी वजह से सहारा डिजर्ट जो है उसका एरिया भी बढ़ने की बात कही जा रही है कि वो बढ़ रहा है, तो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे इसके जो सामने का, जैसे ये सहारा डिजर्ट है और ये कुछ प्लांटेशन में, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये अगर हम इस एरिया में प्लांटेशन कर देंगे तो वो डस्ट इतनी आगे नहीं जाएगी। एंड द मिस्ट्रल इन द सदर्न फ्रांस, और एक दूसरी तरीके की हवाएं हैं वो है मिस्ट्रल है, जो कि फ्रांस के सदर्न पार्ट में देखी जाती है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड दैट ब्लोज डाउन द रोन वैली
टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन, जो कि रोन वैली से होके मेडिटेरेनियन की तरफ जाती हैं और ये ठंडी हवाएं होती हैं. Seasonal winds can have a significant dash on agriculture. significant impact हो सकता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी मानसून में तो हमारी फसलें नहीं होंगी. ठीक है, तो सीजनल विंड्स जो हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा ऑन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर रेनफॉल इज लिमिटेड, खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे लिमिटेड बारिश होती है. फार्मर्स रिलाई ऑन मानसून और अदर सीजनल विंड्स इन दीज एरियाज टू ब्रिंग मॉइस्चर टू द क्रॉप्स. किसान मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं कि उनकी फसलों को मॉइस्चर मिले, उनकी फसलों, क्योंकि इतना हमारे इंडिया का तो हमें पता ही है कि इतना ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, और पहाड़ी इलाकों में डेवलप कर पाना मुश्किल भी है. तो अपने प्रोज एंड कॉन्स है रीजन्स के, एरियाज़ के, उसके बाद में कितनी कोई कंट्री डेवलप है उसके. तो फार्मर्स जो है बेसिकली मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं. हाउएवर चेंजेस इन विंड पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैन डैश दीज सीजनल रेन्स. अब लेकिन क्या है कि विंड पैटर्न्स में चेंजेस, परिवर्तन आ रहा है, जो कि हमने इस साल देखा, हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गया. तो किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से ये जो सीजनल रेन्स हैं ये भी प्रभावित होंगी, इनके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे, लीडिंग टू क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेजेस. एल नीनो इफेक्ट के बारे में तो अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि क्या है एल नीनो इफेक्ट. तो बोल रहे इसकी वजह से क्रॉप फेलियर के चांसेस और फूड शॉर्टेजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Overall, seasonal winds are a vital part of Earth's weather system and their effects are dash across the globe. बोल रहे हैं अब अगर पूरी बात का संक्षिप्त यही है कि सीजनल विंड्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी धरती का जो वेदर सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए, और उनके जो प्रभाव हैं वो दुनिया भर में देखे जा सकते हैं. ठीक है, तो पहला है सीजनल विंड्स आर नेचुरल फिनोमिनन दैट अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करना. ठीक है, कैलकुलेट्स मतलब गणना करना, कोलाइड्स मतलब टकराना, और एक्सैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना. तो यहाँ पे ना वो कैलकुलेट करें, ना कोलाइड करें, ना एक्सैजरेट करें, वो क्या करें? अफेक्ट कर रहे हैं दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स को. The movement of air from high pressure areas to low pressure areas causes seasonal winds to form, and their directions and intensity dash depending on the region and season. तो क्या है, उनका डायरेक्शन और इंटेंसिटी फ्लक्चुएट होती है यानी कि डगमगा जाती है, उतार चढ़ाव होता है. ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना. म्यूटेट अगेन मतलब उसमें अचानक परिवर्तन आना, और वेरी मतलब कि अलग अलग होती है. तो अलग सीजन में अलग रीजन का जो सीजनल विंड है वो अलग होगी, वेरी करेगी. ऑप्शन डी, वेरी इज करेक्ट. सीजनल विंड्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट डैश ऑन एग्रीकल्चर. अपॉर्चुनिटी उनका ऊपर उसका अवसर होगा, ब्लेम उसका दोष होगा, आउटकम उसका परिणाम होगा, इम्पैक्ट उसका प्रभाव होगा. तो यहाँ पे उसका प्रभाव होगा, सीजनल विंड्स का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है एग्रीकल्चर के ऊपर. ऑप्शन डी, इम्पैक्ट इज करेक्ट. However, changes in wind patterns due to climate change can dash these seasonal rains. Can align मतलब रेखांकित, एक समान लेवल पे लेकर आना. करप्ट मतलब दूषित करना. नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना. और डिसरप्ट मतलब कि किसी भी प्रोसेस में कुछ विघन डालना, कुछ रुकावट पैदा करना, अड़चन पैदा करना. तो जो क्लाइमेट चेंज है वो इन विंड पैटर्न्स के अंदर में एक डिसरप्शन ला सकता है, डिसरप्ट दी सीजनल रेन्स. तो उसमें एक ठहराव ला सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Overall, seasonal winds are a vital part of Earth's weather system and their effects are dash across the globe. और उनके इफेक्ट्स जो हैं ओवरलुक्ड यानी कि नज़रअंदाज किए जा रहे हैं. फर्निश्ड मतलब कि सजाए जा रहे हैं. अज्यूम्ड माने जा रहे हैं, या फेल्ट देखे जा रहे हैं. तो देखे जा रहे हैं ना. अब हम फाइनली उस मुकाम पे पहुंच गए हैं. हमारी ये सबसे बड़ी सफलता है कि हमने धरती को इतना डैमेज कर लिया कि जो हम परिणामों की बात अभी तक सिर्फ करते थे, अब हम उनको एक्चुअल में अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं. सो ऑप्शन डी, फेल्ट इज करेक्ट.
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।